अब हमारा क्वेश्चन है, विभव मापी की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्न बिंदुओं के अंतर्गत ज्ञात कीजिए। यानी विभव मापी की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विद्युत परिपथ का चित्र बनाएंगे कि विद्युत परिपथ इसके लिए कैसा तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट है हमारा विद्युत परिपथ, यानी इसका विद्युत परिपथ कैसा बनेगा, यानी उपकरण का विद्युत परिपथ। तो देखिए ये हमारा विभव मापी का तार है जिसका जे ए सिरा और जे बी सिरा। तार के ए और बी के बीच में हम पहले प्राथमिक परिपथ तैयार करेंगे। तो वही प्राथमिक परिपथ, ये संचायक सेल, प्लग कुंजी, धारा नियंत्रक और इसका दूसरा सिरा हमने तार के बी सिरे से जोड़ना। ठीक है, ये प्लस और ये माइनस, संचायक सेल सी, प्लग कुंजी के, धारा नियंत्रक आर एच, ये हमारा प्राथमिक परिपथ होता है। ठीक है, द्वितीयक परिपथ में उस सेल को जोड़ेंगे जिसका आंतरिक प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। तो मान लीजिएगा कि द्वितीयक परिपथ में मैं ये सेल जोड़ रहा हूं और ये जॉकी, ये सेल का प्लस और ये माइनस, ये सेल का विद्युत वाहकबल E और इसका आंतरिक प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है, और ये गैल्वेनोमीटर है। क्लियर? तो इस प्रकार का हमारा ये विद्युत परिपथ तैयार हो जाता है। ठीक है, ये प्राथमिक परिपथ और ये द्वितीयक परिपथ, ये धारा मापी और ये जॉकी और ये विभव मापी का तार है जो मैग्नीन या कांस्टेंशन धातु का बना होता है। चलिए अब आता है हमारा सूत्र की स्थापना। दूसरा पॉइंट है सूत्र की स्थापना। सूत्र की स्थापना, तो देखिए इसका हम प्रयोग विधि बता रहा हूं पहले मैं आपको कि करेंगे कैसे इसको। देखिए सबसे पहले हम चित्र के अनुसार उपकरण तैयार कर लेते हैं। ठीक, मतलब कौन सी चीज़ कैसे जुड़ी है वैसे हम इसको जोड़ लेते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा यही है कि चित्र के अनुसार उपकरण तैयार कर लेते हैं। क्लियर? फिर क्या करते हैं, फिर इसका प्लग लगाकर कुंजी का प्लग लगा देते हैं और जॉकी को तार के ए सिरे के पास रखते हैं। जॉकी को तार के ए सिरे के पास टच करवाते हैं तथा धारा मापी में विक्षेप की दिशा देखते हैं। मान लीजिए धारा मापी में विक्षेप की दिशा लेफ्ट आती है तो इसको हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, फिर जॉकी को तार के बी सिरे के पास ले जाते हैं, फिर जॉकी को तार के बी सिरे के पास ले जाते हैं तथा पुनः धारा मापी में विक्षेप की दिशा देखते हैं। यदि विक्षेप की दिशा बदल जाती है तो हमारा दिया हुआ उपकरण या हमारे द्वारा बनाया हुआ उपकरण ठीक से काम कर रहा है, अन्यथा परिपथ की पुनः जांच कर लेते हैं। यदि विक्षेप की दिशा नहीं बदलती है तो परिपथ को दोबारा से चेक करते हैं कि इसमें कहीं कोई त्रुटि तो नहीं है। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, तो चलिए तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए कि माना किसी सेल का विद्युत वाहकबल कैपिटल E, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। ठीक है, सेल के साथ में एक बाह्य प्रतिरोध और जोड़ते हैं। ठीक है, मैं अभी इसको जोड़ दे रहा हूं। यहाँ पर इस सेल के दोनों सिरों के बीच में एक बाह्य प्रतिरोध जोड़ते हैं। ये बाह्य प्रतिरोध का सिंबल है, ये इसमें कुंजियां लगी रहती हैं भिन्न भिन्न प्रतिरोधों की। इसमें 1 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 5 ओम, 10 ओम, इसमें भिन्न भिन्न प्रतिरोधों की कुंजियां लगी रहती हैं। यहाँ से जितने ओम की कुंजी को हम खींचकर बाहर निकाल देते हैं, ये पूरा बॉक्स उतने ही ओम का काम करता है। मान लीजिए इसमें से 2 ओम की कुंजी निकाली तो पूरा बॉक्स 2 ओम का काम करेगा, और जितने ओम की कुंजी निकालते हैं वो कैपिटल R की वैल्यू होती है। ठीक है, अभी इसको मैं RV लिख दे रहा हूँ। RV का मतलब है रेजिस्टेंस बॉक्स, यानी प्रतिरोध बॉक्स। ठीक है, इसमें से जितने ओम की कुंजी निकालेंगे वो कैपिटल R माना जाएगा। ठीक है, अब जब मैंने प्रतिरोध बॉक्स जोड़ दिया तो इतने परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है।
ये जो परिपथ है, यानी कि जो इसके प्लस से आई धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो अब देखिए जो विद्युत वाहक बल है, अर्थात ये सेल है, उससे होकर धारा बह रही है। तो अब ये सेल का जो विद्युत वाहक बल है वही क्या बन गया, विभवांतर बन गया। क्योंकि जब सेल से विद्युत धारा बहने लगती है तो विद्युत वाहक बल ही क्या हो जाता है, विभवांतर बन जाता है। ठीक है, तो देखिए मैं इसी बात को लिख रहा हूं। अब हम लिखेंगे मना ठीक है, तो देखिए जी हमारा सब कुछ तैयार हो गया है। तो देखिए हम क्या लिखेंगे कि माना किसी सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल ई तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। सेल के साथ बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर जोड़ने पर सेल से भी विभवांतर पर कैपिटल आई विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो देखिए माना किसी सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल ई तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर सेल के साथ बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर जोड़ने पर सेल से भी विभवांतर पर कैपिटल आई विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तब नई लाइन से सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर बराबर जो फॉर्मूला आया था कैपिटल आर ई बटे भी माइनस 1, ये समीकरण नंबर है। ये फॉर्मूला मैंने ड्राइव करवाया था कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसके लिए सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से हमें ई और भी के मान निकालने हैं। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम विद्युत वाहक बल ज्ञात करेंगे। तो इस परिपथ में हम बाह्य प्रतिरोध को हटा देंगे। अभी मान लीजिए ये प्रतिरोध लगा ही नहीं है, यहाँ पर है ही नहीं, फॉर एग्जांपल ऐसे समझ लो आप। जब ये है नहीं तो यहाँ पर इस परिपथ में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, मतलब अब ये विभवांतर नहीं है, क्या माना जाएगा, विद्युत वाहक बल। ठीक है, पुरानी जो बातें मैंने बताई थी बिल्कुल वैसे ही करेंगे। जॉकी को तार के इस रे के पास रखेंगे, धारामापी में विक्षेप की दिशा देखेंगे, फिर जॉकी को तार के 20 रे के पास रखेंगे, धारामापी में विक्षेप की दिशा देखेंगे। यदि विक्षेप की दिशा अलग अलग प्राप्त होती हैं, ए पर अलग आ रही है, बी पर अलग आ रही है, तो उपकरण हमारा ठीक से काम कर रहा है। ठीक है, फिर जॉकी को तार के इस रे के पास रखेंगे और धारामापी में विक्षेप की दिशा देखेंगे। तो मान लीजिए लेफ्ट में विक्षेप आ रहा है। अब जॉकी को ए से बी की तरफ खिसकाएंगे, ये ए है, जॉकी को ए से क्या करेंगे, बी की तरफ ले जाएंगे, तो धारामापी में विक्षेप का मान कम होने लगेगा और एक स्थिति ऐसी आएगी कि धारामापी में विक्षेप शून्य हो जाएगा। जिस बिंदु पर धारामापी में विक्षेप शून्य हो जाता है वहां तक की दूरी हम ज्ञात कर लेते हैं। समझ गए ना? तो देखिए माना सेल के विद्युत वाहक बल कैपिटल ई के लिए संतुलन बिंदु की दूरी L1 सेंटीमीटर पर प्राप्त होती है। तब विभव मापी के सिद्धांत से क्या होता है, विभव मापी का सिद्धांत E बराबर रो एल, तो जो हो जाएगा रो L1, समीकरण नंबर 1। अब फिर क्या करेंगे,
अब देखिए फिर से हम बाह्य प्रतिरोध को इसके साथ में कनेक्ट कर देंगे यहाँ पर, और यहाँ से कोई ज्ञात प्रतिरोध की कुंजी निकाल देंगे, यानी एक कुंजी निकाल दी कोई भी, ठीक है। फिर वही प्रक्रिया फिर से दोहराएंगे कि जॉकी को तार के ए सिरे के पास रखेंगे, धारामापी में विक्षेप की दिशा देखेंगे, फिर जॉकी को तार के बी सिरे के पास रखेंगे, फिर धारामापी में विक्षेप की दिशा देखेंगे। यदि विक्षेप की दिशा बदल जाती है तो उपकरण ठीक से काम कर रहा है। क्लियर? यदि ठीक से काम कर रहा है तो देखिए फिर से जॉकी को ए सिरे के पास रखेंगे, धारामापी में एक दिशा में विक्षेप आएगा, फिर जॉकी को ए से बी की तरफ हम खिसकाते जाएंगे, धारामापी में विक्षेप का मान कम होने लगेगा और एक स्थिति ऐसी आएगी कि धारामापी में विक्षेप शून्य हो जाएगा। जैसे ही धारामापी में विक्षेप शून्य हो जाता है, जॉकी को तार के उसी बिंदु पर रखे रहते हैं। मान लीजिएगा कि जॉकी हमारी यहाँ पर आके विक्षेप शून्य हो गया, तो ये कहलाएगी हमारी संतुलन बिंदु की स्थिति, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात कर लेंगे। तो मान लीजिए ये दूरी आ रही है हमारी कितनी, L2, ठीक है। पहले जब ये जुड़ा नहीं था तो कितनी दूरी पर आ रहा था विक्षेप, L1 पर। अब हमने जो बाह्य प्रतिरोध जोड़ दिया तो अब कितनी दूरी पर आ रहा है, L2 पर, ठीक है। जब ये जुड़ा नहीं था बाह्य प्रतिरोध तो सेल का क्या था, विद्युत वाहक बल था। जैसे इसको हमने जोड़ दिया, अब इस सेल से इस परिपथ में धारा बहने लगी इतने में, तो अब जो E है वो क्या बन जाएगा, V बन जाएगा। विद्युत वाहक बल ही क्या हो जाएगा, विभवांतर हो जाएगा। क्लियर? तो देखिए अब मैं इसके बाद लिख रहा हूँ E बराबर रो L1, ये समीकरण नंबर 2 है, गलती से इसको 1 लिख दिया है। ये समीकरण 2 था हमारा, एक यहाँ पर था, ये समीकरण 2 था। देखिए सेल के साथ बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R जोड़ने पर सेल के विभवांतर V के लिए संतुलन बिंदु की दूरी L2 सेंटीमीटर पर प्राप्त होती है, सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होती है। तब विभव मापी के सिद्धांत से, विभव मापी के सिद्धांत से क्या हो जाएगा, अब ये E की जगह V हो जाएगा, क्योंकि अब जे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो जो विद्युत वाहक बल नहीं बचा, क्या बचा, विभवांतर। तो विभवांतर V बराबर रो L की जगह L2, ये समीकरण नंबर 3। ये जो E और V, कैपिटल E और कैपिटल V के जो मान आए हैं समीकरण 2 और समीकरण 3 में, इन मानों को समीकरण 1 में रख दो। तो समीकरण 2 व 3 से समीकरण 1 में मान रखने पर तो देखिए यदि हम समीकरण 1 में मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा। समीकरण 1 हमारा क्या है, R बराबर कैपिटल R E बटे V, तो E की जगह तो आया रो L1, V की जगह रो L2 और माइनस 1 जैसे का। देखिए रो से रो, तो स्मॉल r बराबर आ जाएगा कैपिटल R L1 बटे L2 माइनस 1, ठीक है। तो इस फॉर्मूले की सहायता से दिए गए सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, तो देखिए उपर्युक्त सूत्र की सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध
ज्ञात किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, उपयुक्त सूत्र की सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। ये हमारा सेल के आंतरिक प्रतिरोध के लिए प्रेक्षण सारणी। पहला कॉलम बनाएंगे सरल क्रमांक, दूसरा ज्ञात प्रतिरोध आर ओम, यानी जे वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, प्रतिरोध बॉक्स से जितने ओम की कुंजी बाहर निकालते हैं वो कैपिटल आर की वैल्यू होती है और उसको बोलते हैं हम ज्ञात प्रतिरोध, क्योंकि वो हमें ज्ञात होता है, हम अपनी मर्जी से वहाँ से कुंजी निकालते हैं। ठीक है, तो आर का मान, आर को बोलते हैं ज्ञात प्रतिरोध आर ओम, जितने ओम की कुंजी निकालेंगे यहाँ पर उतना ओम लिख देंगे। ठीक है, दूसरा सेल के विद्युत वाहकबल ई के लिए संतुलन बिंदु की दूरी L1 सेंटीमीटर। जो पहली स्थिति में जब प्रतिरोध बॉक्स नहीं जोड़ा था तब संतुलन बिंदु जितनी दूरी पर प्राप्त हो रहा था वो दूरी हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, सेल के साथ प्रतिरोध बॉक्स जोड़ देंगे और फिर जोड़कर फिर हमने संतुलन बिंदु की जो दूरी निकाली थी L2 उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, और इस फॉर्मूले में मान रखकर L1, L2 और कैपिटल आर का मान रखकर जब इसको सॉल्व करेंगे तो स्मॉल आर का मान आ जाएगा। ठीक है, फिर आती है, ये तो हमारी एक रीडिंग हो गई। दूसरी रीडिंग लेने के लिए 1 2 3 4 कम से कम 4 रीडिंग लेंगे। दूसरी रीडिंग लेने के लिए आर का मान फिर हम थोड़ा बदल देंगे। ठीक है, आर की वैल्यू थोड़ी सी बदल देंगे, थोड़ी या तो कम कर देंगे या ज़्यादा कर देंगे। फिर सेल के विद्युत वाहकबल ई के लिए संतुलन बिंदु की दूरी निकालेंगे तो ये लगभग उतनी ही आएगी, क्योंकि कैपिटल आर का मान बदलने से ई के मान पर कोई अंतर नहीं आएगा, तो ये वैल्यू लगभग उतनी ही आएगी। यहाँ पर वैल्यू थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगी, फिर आर का मान निकलेगा तो वो भी लगभग उतना ही आएगा, थोड़ा बहुत बदल सकता है। यही प्रक्रिया हम 4 बार दोहराएंगे, 4 बार आर का मान चेंज करेंगे तो 4 बार हमारी कुछ रीडिंगें बदलेंगी, तो आंतरिक प्रतिरोध के 4 मान प्राप्त होंगे हमें, जो लगभग बराबर होंगे। ठीक है, अब चारों में से कौन सा सही है, तो इसके लिए चारों को जोड़कर उसमें 4 से भाग दे देंगे तो वो हमारा माध्य प्रतिरोध आ जाएगा। तो नीचे लिख देंगे माध्य प्रतिरोध आर बराबर, माध्य आंतरिक प्रतिरोध आर बराबर डैश डैश ओ। ठीक है, तो ये हमारी प्रेक्षण सारणी तैयार हो जाएगी। थ्योरेटिकल एग्जाम में वैसे इसको खाली छोड़ना है, जब प्रैक्टिकल देने जा रहे होगे तो इसको आपको प्रैक्टिकल करके बताना है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट दिया जाएगा, उसके हिसाब से आपको रीडिंग लेनी है और कैलकुलेशन करना है। अब आती हैं सावधानियाँ, तो सावधानी बिल्कुल कॉमन सावधानी। पहली सावधानी वही होगी कि सीसा संचायक सेल का विद्युत वाहकबल प्रायोगिक सेल से अधिक होना चाहिए, मतलब जो सी सेल लगा है उसका विभवांतर ई सेल से अधिक होना चाहिए। तो संचायक सेल का विद्युत वाहकबल प्रायोगिक सेल से अधिक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट यही होगा कि जॉकी को तार पर रगड़कर नहीं चलाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि रगड़कर चलाओगे तो तार घिस जाएगा, जिससे उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तीसरा पॉइंट, परिपथ में अनावश्यक धारा प्रवाहित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अनावश्यक धारा प्रवाहित करेंगे तो तार गर्म हो जाएगा, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। और चौथी सावधानी ये है कि सभी सेलों के धन सिरे एक ही बिंदु से जुड़े होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी 3-4 सावधानियां जिनको आपको ध्यान रखना है। अब हमारा क्वेश्चन है कि विभव मापी वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ है क्यों। ठीक, विभव मापी वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ है क्यों। तो देखिए, हम दोनों के बारे में थोड़ा सा दोनों का कंपैरिजन करेंगे। तो पहला पॉइंट तो हमारा ये है कि जे हमारा वोल्ट मीटर होता था, सपोज कीजिएगा कि जे कोई सेल है, सेल का जो विद्युत वाहकबल है, अब इसको वोल्ट मीटर से ज्ञात करना है तो सेल के दोनों सिरे वोल्ट मीटर से हम जोड़ देते हैं। ये हमारा वोल्ट मीटर है। जैसे इस वोल्ट मीटर से जोड़ेंगे कुछ विद्युत धारा इस वोल्ट मीटर में से होकर प्रवाहित हो जाएगी। जब कुछ विद्युत धारा वोल्ट मीटर में से होकर प्रवाहित हो जाएगी तो इसके कारण ये जो सेल है वो कुछ डिस्चार्ज हो जाएगा। जैसे ही डिस्चार्ज होगा उसके सिरों का जो वोल्टेज है वो वास्तविक से कम प्राप्त होगा।
क्योंकि वास्तविक था कितना, मान लीजिए 6 वोल्ट। जैसे ही इसको कनेक्ट करेंगे इससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होगी, थोड़ी बहुत होगी लेकिन प्रवाहित होगी, इसके कारण इसका जो वोल्टेज है वो 6 वोल्टेज से कम बताएगा। जब कम बताएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे जो मापन होता है वो एक्यूरेट नहीं हो रहा है। वोल्ट मीटर की सहायता से विद्युत वाहक बल या विभवांतर ज्ञात करते समय कुछ विद्युत धारा वोल्ट मीटर से होकर प्रवाहित हो जाती है। इसलिए वोल्ट मीटर की सहायता से नापा गया विद्युत वाहक बल या विभवांतर वास्तविक से कुछ कम प्राप्त होता है। इसके विपरीत जब हम विभव मापी की सहायता से इस सेल का विद्युत वाहक बल या परिपथ के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात करते हैं तो शून्य विक्षेप की स्थिति में विभव मापी से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। या हम ऐसा बोलें, जब हम विभव मापी की सहायता से विद्युत वाहक बल या परिपथ के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात करते समय शून्य विक्षेप की स्थिति में इस सेल से तनिक भी विद्युत धारा नहीं ली जाती है, क्योंकि उसकी सुई किस पर रहती है, शून्य पर रहती है। तो जिस सेल से धारा मापी जुड़ा है उस सेल से विद्युत धारा नहीं ली जा रही है। जब उस सेल से विद्युत धारा नहीं ली जाएगी तो उस सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो एक्यूरेट आएगा। समझ गए? तो पहला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर की सहायता से विद्युत वाहक बल या विभवांतर ज्ञात करते समय कुछ विद्युत धारा वोल्ट मीटर में से होकर प्रवाहित हो जाती है। इसलिए वोल्ट मीटर की सहायता से नापा गया विद्युत वाहक बल या विभवांतर वास्तविक से कुछ कम होता है, जबकि विभव मापी की सहायता से विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल या परिपथ के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात करते समय शून्य विक्षेप की स्थिति में सेल से तनिक भी विद्युत धारा नहीं ली जाती है। इसलिए विभव मापी की सहायता से नापा गया विद्युत वाहक बल या विभवांतर वास्तविक होता है। ठीक है, तो पहला इसकी श्रेष्ठता का यही कारण हो गया। दूसरा कारण क्या होता है, जब हम वोल्ट मीटर की सहायता से विद्युत वाहक बल ज्ञात करते हैं या परिपथ के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात करते हैं तो वोल्ट मीटर की जो सुई होती है, वो विक्षेपित होती है। ठीक है, जितना वो विक्षेपित होती है उस सेल का वोल्टेज उतना ही अधिक होता है। तो सुई क्या होती है, वोल्ट मीटर की सुई विक्षेपित होती है, तो सुई का विक्षेप पढ़ना पड़ता है, जिसके पढ़ने में हमसे त्रुटि हो सकती है, क्योंकि उसके जो अल्पतमांक होते हैं, ठीक है, वो बहुत बारीक होते हैं। तो वोल्ट मीटर की सहायता से विभवांतर ज्ञात करते समय सुई का विक्षेप पढ़ना पड़ता है, जिसके मापन में त्रुटि हो सकती है। ठीक है, किंतु विभव मापी की सहायता से विद्युत वाहक बल या विभवांतर ज्ञात करते समय सुई का विक्षेप नहीं पढ़ना पड़ता है, क्योंकि वो शून्य विक्षेप की स्थिति में सुई कहाँ पर रहती है, 0 पर रहती है। तो सुई का विक्षेप नहीं पढ़ना पड़ता है, तो जिसके मापन में त्रुटि की संभावना नहीं होती है। ठीक है, इस पॉइंट को दोबारा बोलेंगे तो क्या होगा, वोल्ट मीटर की सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल या विभवांतर ज्ञात करते समय सुई का विक्षेप पढ़ना पड़ता है, जिसके मापन में त्रुटि हो सकती है। जबकि विभव मापी की सहायता से विद्युत वाहक बल या विभवांतर ज्ञात करते समय शून्य विक्षेप की स्थिति में सुई का विक्षेप नहीं पढ़ना पड़ता है, जिसके मापन में त्रुटि की संभावना नहीं होती है। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट क्या होता है कि जो विभव मापी होता है वो वोल्ट मीटर की अपेक्षा ज़्यादा सुग्राही होता है, मतलब इसकी एक्यूरेसी बहुत अधिक होती है। तो विभव मापी वोल्ट मीटर की अपेक्षा अधिक सुग्राही होता है। ठीक है, इन्हीं सब कारणों से विभव मापी
वोल्टमीटर से श्रेष्ठ होता है। ठीक है, तो यही 3 कारण हैं जिसके कारण विभव मापी वोल्टमीटर से श्रेष्ठ होता है। ठीक, अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि विभव मापी और वोल्टमीटर में क्या अंतर होता है। ठीक है, विभव मापी और वोल्टमीटर में अंतर। अगला क्वेश्चन है विभव मापी और वोल्टमीटर में अंतर। ठीक है, तो देखिए एक तरफ तो हम क्या लिखेंगे, विभव मापी, और दूसरी तरफ वोल्टमीटर। दोनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। विभव मापी, तो देखिए विभव मापी की सहायता से क्या ज्ञात किया जाता है। विभव मापी की सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल या परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, इसकी सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल या परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात किया जाता है। ठीक है, वोल्टमीटर की सहायता से क्या ज्ञात किया जाता है, परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात किया जाता है। एक्चुअल में जे सिर्फ विभवांतर ही ज्ञात करता है, विद्युत वाहक बल इससे ज्ञात नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, इसकी सहायता से 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात किया जाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, जो हमारा विभव मापी होता है वह शून्य विक्षेप विधि पर आधारित है। शून्य विक्षेप यानी इसमें धारा मापी की सुई किस पर होती है, शून्य पर होती है, तब उससे रीडिंग लेते हैं। तो यह शून्य विक्षेप विधि पर आधारित है। वोल्टमीटर में क्या लिखेंगे, यह विक्षेप विधि पर आधारित है। इसमें वोल्टमीटर की सुई जितना विक्षेपित होती है उसका वोल्टेज उतना ही होता है, उसका विभवांतर उतना ही होता है। तो यह विक्षेप विधि पर आधारित है, विक्षेप विधि। ठीक है, थर्ड पॉइंट इसमें विभव मापी में, विभव मापी की सहायता से विद्युत वाहक बल या विभवांतर जो भी मापा जाता है वो वास्तविक आता है, एक्यूरेट वैल्यू प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसकी सहायता से मापा गया विद्युत वाहक बल या विभवांतर वास्तविक होता है, यानी एक्यूरेट होता है, वास्तविक होता है। इसकी सहायता से मापा गया विद्युत वाहक बल या विभवांतर वास्तविक होता है। इसमें क्या होता है, इसकी सहायता से मापा गया विद्युत वाहक बल या विभवांतर वास्तविक से कुछ कम होता है। ठीक है, अब हमारा आता है चौथा पॉइंट। तो चौथा पॉइंट क्या होता है कि विभव मापी जो होता है, विभव मापी का प्रतिरोध अनंत होता है। विभव मापी का प्रतिरोध अनंत होता है। ठीक है, यानी बहुत अधिक होता है, अनंत होता है। वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो उच्च होता है, उच्च तथा नियत भी होता है। ठीक है, वोल्टमीटर का प्रतिरोध उच्च तथा नियत होता है और विभव मापी का प्रतिरोध अनंत होता है। ठीक है, अगला पॉइंट, विभव मापी की सहायता से सेल का विद्युत वाहक बल, परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर, 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना तथा सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, किंतु वोल्टमीटर की सहायता से परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को क्या लिखेंगे, इसकी सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल, परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर, 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना तथा सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। वोल्टमीटर की सहायता से परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात किया जाता है। ठीक है, छठवां पॉइंट आएगा, विभव मापी जो होता है वो अधिक सुग्राही होता है, अधिक सेंसिटिव होता है। विभव मापी अधिक सुग्राही होता है, अधिक सुग्राही।
ठीक है, यानी इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। वोल्ट मीटर जो होता है वो कम सुग्राही होता है, वोल्ट मीटर कम सुग्राही होता है। तो यही विभव मापी और वोल्ट मीटर में अंतर है। आपको समझ में आए होंगे, इनको आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे यहीं समाप्त।